गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। आज हम ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे और साथ में ही सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ेंगे। ह्यूमंस में अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग में। एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि जो फ्रॉग होते हैं उनमें कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने एग लेइंग करती है या अंडे देती है, और फिर जो स्पर्म्स का एक तरह से स्पर्म का जो फ्लो होता है, स्पर्म जो होते हैं वो मेल फ्रॉग जो होता है उन एग्स के ऊपर रिलीज करता है। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आउटर मीडियम में होता है। तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है कि फ्रॉग में इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। अगर उसमें आउटर मीडियम में फर्टिलाइजेशन होगा तो देन उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मेल और फीमेल्स के बीच में बाय कॉपुलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल यूटेरस के अंदर या सर्विक्स के अंदर होता है। तो हम ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में कॉपुलेशन की प्रोसेस के बाद क्या होता है? स्पर्म्स की एंट्री होती है सर्विक्स के अंदर। फीमेल सर्विक्स के अंदर स्पर्म्स की एंट्री होती है, और ये स्पर्म्स जो होते हैं किसके फॉर्म में होते हैं? सीमेन के फॉर्म में होते हैं। सीमेन जो होता है उसमें लॉट्स ऑफ स्पर्म्स होते हैं, लगभग 30 से लेकर 50 करोड़ तक इसमें स्पर्म्स का फ्लो किया जाता है। तो स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म के आपने ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़ रखी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि स्पर्म जो होता है उसमें 3 पोर्शन होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं हेड, मिडिल पार्ट एंड टेल। ये 3 पोर्शन होते हैं। तो टेल वाला पोर्शन क्या करता है? स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है। तो जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं, और जो फीमेल ओवरी है, फीमेल ओवरी में सबसे पहले कहाँ आते हैं? वो सर्विक्स के अंदर आते हैं। सर्विक्स के अंदर से वो कहाँ आते हैं? यूटेरस के अंदर। और यूटेरस के अंदर से वो कहाँ आ जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब के अंदर तक। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारे पार्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे। तो ये अब कहाँ आ जाते हैं? स्टेमस के अंदर। फेलोपियन ट्यूब से कहाँ आ जाएंगे? स्टेमस के अंदर। और वहां पर ये रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं। क्यों रहते हैं रेस्टिंग पीरियड में? जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है तो उसी समय क्या होता है, फीमेल्स भी अपनी जो ओवरीज होती है, आपको पता है 1 पेयर ऑफ ओवरीज होती है, तो ओवरीज से क्या रिलीज करने लगती है? एग रिलीज करने लगती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक ये प्रोसेस होती है कि जो फीमेल्स होती है उनके एग लगभग 24 आवर्स तक रेस्ट करते हैं, और जो मेल से जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो स्पर्म लगभग 48 आवर्स तक रेस्ट करते हैं। और जैसे ही वो आपस में फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पर ये जो फ्यूजन होता है एक्चुअली कहाँ होता है? स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस के अंदर। ये फ्यूजन आउटर मीडियम, आउटर जो स्ट्रक्चर्स होती है उनमें नहीं होता है। कहाँ होता है? इनर स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होता है, एक सिंपल प्रोसेस में अगर आपसे पूछते हैं या इसकी सिर्फ डेफिनेशन आपसे पूछते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस, मतलब स्पर्म एंड ओवम के जो फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पर ये इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं होती, ये एक इमोशनल फिजिकल प्रोसेस है, जो कि अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे एंजाइमेटिक चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस क्या होते हैं वो मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ। ये हमने बनाया है डायग्राम ओवम का, और ये है स्पर्म का डायग्राम। पर ओवम जो होता है वो कंप्लीटली ओवम में तब तक कन्वर्ट नहीं होता है जब तक का स्पर्म का रिलीज नहीं हो। जब स्पर्म का रिलीज हो जाता है तब तक जो ओवम होता है वो सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में होता है।
सेकेंडरी oocyte क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था पहले, फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ मैं कि जो फीमेल्स में जो oogenesis की प्रोसेस होती है, तो oogenesis में क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से किसका फॉर्मेशन होता है, oogonia का फॉर्मेशन होता है। और oogonia से क्या बनते हैं, oogonia से बनते हैं प्राइमरी oocytes बनते हैं, और प्राइमरी oocytes में डिवीजन जब होता है तो क्या बनते हैं, सेकेंडरी oocytes बनते हैं। पर सेकेंडरी oocytes में पोलर बॉडीज भी होती है, और उस सेकेंडरी oocyte में से केवल एक ही सेल जो होती है वो ओवम में कन्वर्ट होती है, बाकी सब क्या होती है, पोलर बॉडीज होती है। तो जैसे ही स्पर्म्स की एंट्री होती है, तो स्पर्म की जब एंट्री होती है तो उस समय जो सेकेंडरी oocytes होती है वो इससे फ्यूज जैसे ही होती है, तो फ्यूजन होते समय वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओवम में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ तक की प्रोसेस के बाद में आगे का डायग्राम से आपको बताती हूँ। ये एक पर्टिकुलर ओवम की स्ट्रक्चर होती है। ओवम में 2 लेयर्स होती है जिसको हम जोना पेलोसिटा और कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। आउटर जो स्ट्रक्चर होती है उसको कोरोना रेडिएटा बोला जाता है, इनर जो स्ट्रक्चर होती है उसको जोना पेलोसिटा बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ओवम, या इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ ओवम, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस ऑफ ओवम। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं, कहाँ तक आ जाते हैं, ओवम के पास तक आ जाते हैं। जैसे ही वो ओवम के पास आते हैं तो जो आउटर साइड होती है स्पर्म की, जिस पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको एक्रोसोम बोला जाता है। एक्रोसोम क्या होता है ये मैंने बता दिया है कि जो स्पर्म होती है, स्पर्म की जो टॉप मोस्ट कॉर्नर होती है या टॉप मोस्ट सरफेस जो होती है उस पर एक्रोसोम होता है। तो ये एक्रोसोम क्या करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, हाई न्यूरोनिडेज एंजाइम बोलते हैं। और जैसे ही इससे हाई न्यूरोनिडेज एंजाइम सिक्रीट होते हैं तो ये क्या कर देता है, इस वॉल को तोड़ देता है। यहाँ से क्या होगा, ये वॉल जो होगी वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और वॉल हटने के कारण जो ये एक्रोसोम होता है ये भी गल जाता है, एक तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये जो होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म होता है। तो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म की एंट्री कहाँ हो जाती है, ओवम के अंदर हो जाती है। अब जैसे ही ओवम की एंट्री होता है, सॉरी स्पर्म के न्यूक्लियस की जैसे एंट्री ओवम के पास होती है, क्या होता है, इससे फ्यूज होगा। और ये फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है इसी को एक्चुअली बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसको हम बोलते हैं स्पर्म के न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस के फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर भी कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ पर ये चेंजेस होते हैं कि जैसे ही इन दोनों का फ्यूजन होता है, स्पर्म के न्यूक्लियस का और ओवम के न्यूक्लियस का जैसे ही फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, ये अंदर इंटर कर जाएगा। जैसे मान लीजिए इसने यहाँ पर इंटर कर लिया, तो वापस क्या होती है, ये लेयर्स फॉर्म हो जाती है। ये क्या हो जाएगी, लेयर्स फॉर्म हो जाएगी और एक लेप जैसा, एक सर्कल जैसा वापस बन जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम, सॉरी फर्टिलाइजिंग एंजाइम स्टार्ट होता है। और जो ओवम होता है उससे एंटी फर्टिलाइजर एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो दोनों एंजाइम जब रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो ओवम होता है ओवम के आसपास एक कवर फॉर्म कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिसिटुलेशन, है ना। तो ये कैपिसिटुलेशन जो होता है, तो इस प्रोसेस के कारण क्या होता है, जो ओवम होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। क्योंकि स्पर्म्स की नंबर बहुत ज्यादा होती है, तो सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो ओवम है उसका फ्यूजन नहीं कर पाते हैं, उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसका एक तरह से उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। केवल एक ही स्पर्म जो सबसे पहले एंट्री करता है ओवम के पास, वही उसको क्या करता है, फ्यूज करता है या उसको फर्टिलाइज करता है। बाकी सारे स्पर्म जो होते हैं वो बाहर रह जाते हैं और थोड़े टाइम में वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, 48 आवर के बाद वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसने एंट्री करी अंदर की तरफ, वापस कवर फॉर्म हो जाता है। आगे की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, ये मैंने आपको डायग्राम से बताया है। ये एंट्री हो गई है, ये क्या है, ये है हेड ऑफ स्पर्म। स्पर्म का क्या है, ये हेड है। पर ये कैसे होते हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में ये क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं इनको गैमेट्स बोला जाता है। मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, प्रोन्यूक्लियाई के फॉर्म में होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के फॉर्म में होते हैं। पर ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लिएटेड या हैप्लॉइड भी इनको बोल सकते हैं, है ना। तो ये हैप्लॉइड सेल होती है।
ये ओवम अलग हो गया, ओवम का न्यूक्लियस अलग हो गया, बची हुई जो पोलर न्यूक्लियाई है वो एग के ऊपर की ओर सेपरेट हो जाती है, जम जाती है। अब क्या होगा, ये इसके पास एंट्री करेगा, तो एंट्री करने के पहले क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए के थ्रेड होते हैं, मतलब धागे होते हैं। उनमें क्या होता है, वो खुलना शुरू हो जाते हैं, खुलकर वो क्या होते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। तो ये आपको क्लियर दिख सकते हैं, पर ये माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही हम इसको देख सकते हैं। अब क्या होगा, ये प्रोन्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे, ये भी सिंगल न्यूक्लिएटेड या हैप्लॉइड होते हैं। ये क्या होता है, ये मेल स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, जैसे ही इसके पास आने लगता है ये भी किस में कन्वर्ट होता है, प्रोन्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। क्यों होता है प्रोन्यूक्लियाई में कन्वर्ट, क्योंकि जब तक थ्रेड खुलेंगे नहीं ये दूसरे थ्रेड से कैसे अटैच होंगे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपनी बाइंडिंग्स को खोलने लगते हैं, ताकि जो फीमेल और मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्या हो जाए, बाइंड हो जाए। अब क्या होगा, ये मेल प्रोन्यूक्लियाई बन जाता है, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बन जाता है। मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई जब बनते हैं तो यहाँ पर एक और प्रोसेस होती है, जो न्यूक्लियस होते हैं, मान लीजिए टू न्यूक्लियस है और इनके अंदर क्रोमोसोम्स है, तो अगर इनको अटैच होना है तो क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या होती है, हट जाती है, जिसके कारण कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज होते हैं या अटैच होते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा प्रोन्यूक्लियाई फ्यूजन। प्रोन्यूक्लियाई में कौन कौन से न्यूक्लियाई है, ये स्पर्म के न्यूक्लियाई है और ये ओवम के न्यूक्लियाई है। ये दोनों क्या होने लगते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। जैसे ही ये फ्यूज होते हैं इनमें क्या होने लगता है, फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट होता है। ये बहुत डीप की प्रोसेस है जो आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे। उसमें क्या होगा, जैसे ही क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। और बाइंड होने के बाद उनमें क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज का मतलब ये होता है कि अभी ये क्या बन रहे हैं, एक सेल बन रहे हैं। अब एक सेल में क्लीवेज होगा तो कितनी सेल बनाएंगे, दो बनाएंगे। फिर दो सेल में क्लीवेज होगा तो चार सेल बनाएंगे, चार से आठ, आठ से 16। तो इस तरह से उनमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। पर यहाँ पर एक कंडीशन और होती है, वो ये कंडीशन होती है कि इस समय ही जो होता है, जैसे ही जो मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, तो जो फर्स्ट सेल फॉर्म होती है उसको बोला जाता है जाइगोट। ये आपको याद रखना है कि मेल और फीमेल न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनने वाली जो फर्स्ट सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जिस समय जाइगोट बन जाता है, जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो चाइल्ड होता है उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है बता देती हूँ आपको फिर से एक बार। अब आपको यहाँ पर ये चीज पता होना चाहिए कि जो एक्चुअली देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं इन द सेल। तो सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, जिसको हम पेयर्स में बोलते हैं 23 पेयर्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब वो सोमेटिक सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो वन पेयर होते हैं उनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ये एक बार समझा देती हूँ इसको आपको। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 23 पेयर हो गए। 22 जो होते हैं वो सोमेटिक होते हैं और वन पेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गैमेटिक होते हैं। तो अगर हम बात करें गैमेटिक, अभी हम क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए गैमेटिक क्रोमोसोम की ही हम बात कर रहे हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में जो होते हैं वन पेयर, मतलब कि दो क्रोमोसोम्स, तो वो कौन से होते हैं, डबल एक्स होते हैं। और मेल की अगर हम बात करें तो मेल में होता है एक्स और वाई। अब यहाँ पर जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होता है, जब उनके क्रोमोसोम्स और डीएनए मिक्स होते हैं, तो चूंकि अलग अलग गैमेट्स होते हैं, तो अलग अलग गैमेट्स में से मान लीजिए अगर फीमेल में एक्स जो होता है, एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम से मिक्स होता है या मैच होता है या फ्यूज होता है, तो आने वाला चाइल्ड क्या होगा, फीमेल होगी, मतलब कि जो चाइल्ड होगी वो क्या होगी, गर्ल होगी। वैसे ही अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम से अगर फ्यूज होता है या अटैच होता है, तो आने वाला चाइल्ड जो होगा वो क्या होगा, मेल या बॉय होगा। तो इस तरह से अगर देखें तो जो मेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चाइल्ड के लिए, कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा या गर्ल होगा या बॉय होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
जस्ट ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है उसी समय सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जनरली अलग से पूछते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग के निर्धारण को चित्र द्वारा समझाइए। तो आपको ये प्रोसेस समझानी होती है उसमें, है ना। और आपको इसके लिए क्रोमोसोम्स की नंबर भी पता होना चाहिए कि मेल और या ह्यूमन बीइंग्स में जो क्रोमोसोम्स की नंबर होती है वो कितनी होती है। उसमें से ऑटोसोम्स मतलब सोमेटिक सेल के लिए कितने होते हैं और गैमेटिक सेल्स के लिए मतलब सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। और इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट 5th नंबर का चैप्टर वो इसी पर बेस्ड है, आपका पूरा जेनेटिक्स भरा हुआ है उसमें। और उसमें यही आपको, अगर आपको क्रोमोसोम्स नहीं पता है तो आप आगे का नहीं बता सकते, इसलिए आपको क्रोमोसोम्स पता होना चाहिए। 11th में आपने पढ़ा होगा इसका कुछ पोर्शन, जैसे माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंसेस पढ़े होंगे, तो उससे ही रिलेटेड हमको आगे पढ़ना है। तो यहाँ पर जब हमने फ्यूजन बताया, फ्यूजन का जो मेन जो डायग्राम था वो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड था, और उसके बाद ये प्रोसेस होती है जिससे कि पूरा क्लीवेज स्टार्ट होता है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सेक्स डिटर्मिनेशन का इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये कम से कम 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो इसके बाद की प्रोसेस है। जब सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है तो उस समय क्या होता है, सेल्स में क्लीवेज स्टार्ट होते हैं। तो क्लीवेज की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि बेबी बनने तक मतलब फर्स्ट सेल से या जाइगोट से कंप्लीट बेबी बनने तक सेल्स में बहुत सारे डिवीजन, बहुत सारे मॉडिफिकेशन, बहुत सारा डेवलपमेंट उसमें होता है। तो वो एक अलग प्रोसेस से हम पढ़ेंगे। थैंक यू।